वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इसके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोग का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है उसी में आज हम लोग बात करेंगे। आज के दिन भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आप लोग के एग्ज़ाम तक वो करंट अफेयर कैरी करें उस पर आज हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ जिसमें आप लोग को 10 प्रश्न का क्वेश्चन का सेट दिया जाता है जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन होता है, और 15 प्रश्न का आज आप लोग को वन लाइनर डेली वन लाइनर सीरीज जो चलाया जा रहा है वो आज इसी में मर्ज कर दिया गया है। तो इस प्रकार आप लोग को टोटल 25 प्रश्न आप लोग आज करंट अफेयर्स में शामिल किया गया है। तो आज हम देखते हैं कौन सा प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम तक वो कैरी करने वाला है जो आज हमारे करंट अफेयर सीरीज़ में शामिल है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी नए पुराने सारे स्टूडेंट हैं, व्यूअर हैं, लिसनर हैं, सारे लोग इसे ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए ताकि और भी व्यूअर और भी एक सब्सक्राइबर हमारा बढ़ता रहे और हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे। नवीन नवीन प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मेगा क्विज नाम से आप लोगों को मेगा क्विज चल रहा है जिसमें आप लोगों को 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराया जा रहा है जो वीवीआई रूप से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिल सकता है वो सब सारे प्रश्न। तो आप इन सभी को ध्यान में रख के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपना क्विज दे सकते हैं। साथ ही साथ विजिट कर सकते हैं www.uktis.in। जो भी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है आप लोग युक्तिया इस प्लेटफॉर्म पर आप उसे देखने के लिए आप विज़िट कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम से आप। साथ ही साथ सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं, टेलीग्राम का, वेबसाइट का और ऐप का। और जो भी सीरीज़ यहाँ चलाई जा रही है तो आप उस पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मैं किस ऑथेंटिसिटी के साथ आपके पास हूँ, आपके सामने आया हूँ, उसे आप लोग ज़रूर जानना चाहिए। मेरे बारे में प्रोफाइल क्या है, क्योंकि बिना आप इसे जाने परखे आप लोग नहीं देख सकते हैं कि युक्ति आईएएस में क्या लोग किस रूप से काम कर रहे हैं। तो जिसमें आप लोगों को मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब लोक प्रशासन, हिंदी में जिसे लोक प्रशासन बोला जाता है, मैं उससे पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को मैं 6 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मुझे प्राप्त है और मैं 3 बार इंटरव्यू फेस कर चुका हूं। तो इन सभी के अध्ययन अध्यापन के दौरान मुझे जो मैं होल्ड करता हूं अपने एक्सपीरियंस से उसी को मैं लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। और जब भी ऑप्शनल पेपर में मेरे द्वारा लिया जाएगा उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन हिंदी माध्यम के द्वारा लिया जाएगा और इंग्लिश जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फैकल्टी वो अलग है और भी बहुत से सारे फैकल्टी हैं तो उनके द्वारा लिया जाएगा। साथ ही साथ जीएस के पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री मेरे द्वारा लिया जाएगा। साथ ही पॉलिटी, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जीएस के पार्ट में, साथ ही करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन का मॉड्यूल मेरे द्वारा लिया जाएगा और भी हमारे फैकल्टी उनके द्वारा समय समय पर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुझे 10,000 प्रश्नों का ओरिजिनल प्रश्नों का कंटेंट क्रिएट करने का एक्सपीरियंस है जिसमें मैं यूपीएससी और पीसीएस के प्रश्नों को क्रिएट किया हूँ जो आपको अभी कहीं भी मार्केट में किसी भी बुक या तो किसी भी एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये पहली बार जो किसी बुक में आप लोगों को इस साल जाने वाला है। तो ये सारे चीज़ों को मैं लेकर अपने होल्ड कर रहा हूँ इस एक्सपीरियंस को और आप लोगों के सामने आया हूँ। चलिए, युक्ति आईएएस से जुड़ने का बहुत सा माध्यम है जिसमें आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग को इस प्रकार का लोगो देखने को मिलेगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ और आप लोग विजिट कर सकते हैं www.uktis.in पर भी। इस प्लेटफॉर्म पर आते ही आप लोग को क्या अवेलेबल होगा, तो आप लोग को टेस्ट अवेलेबल होगा हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, जिसमें आप लोग को यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पीटी प्लस मेंस के आप लोग को सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, दोनों एस्पिरेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए। आप सभी पीसीएस का देख सकते हैं मॉड्यूल कौन कौन सा पीसीएस यहाँ पर अवेलेबल है टेस्ट। साथ में आप लोग को ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम अर्थात आप लोग को जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेती है तथा स्टेट गवर्नमेंट उसका सारे एग्ज़ाम आप लोग को यहाँ अवेलेबल है। अगर आप टोटल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तो आपको इसमें 399 आपको 2000 टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं और ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो सेल्फ परचेज कर सकते हैं, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है। साथ ही साथ आप लोग एसएससी बूस्टर लेते हैं तो 199 में आप लोगों को 500 टेस्ट आप लोगों को अवेलेबल कराया गया। इसी तरह बैंकिंग का तो 199 में आप लोगों को 500 टेस्ट अवेलेबल है और दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मॉड्यूल में ये उपलब्ध है। इसी तरह रेलवे का भी 199 में आप लोगों को 500 टेस्ट अवेलेबल है। इसी तरह बहुत से वेरिएंट है आप लोग एग्ज़ाम यहाँ देखने को मिलेगा। तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं या ऐप डाउनलोड करके सारे टेस्ट मॉड्यूल को देख सकते हैं कौन सा टेस्ट क्या है, नहीं है, कब है।
तो इसके साथ ही हमारा टैगलाइन क्या है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। इसी आधार पर हम लोग अपने मोबाइल को जस्ट अपना कोचिंग बनाइए, सारे टेस्ट दीजिए, वीडियो अवेलेबल है, करंट अफेयर्स अवेलेबल है, तो सारे चीज़ अपडेट है, तो आप लोग देख सकते हैं इसे। इस पर यूपीएससी का आप लोगों को टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसका आप देख सकते हैं। अकाउंट टेस्ट है, इसका मात्र फी रखा गया है 1500 और इसका वैलिडिटी 1 ईयर है और हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में स्टूडेंटों के लिए, एस्पिरेंट के लिए। तो कोई भी क्यूरी हो दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लोगों को यूपी पीसीएस का भी टेस्ट चल रहा है, जिसमें 21 टेस्ट अवेलेबल है, 299 जिसका मात्र फी रखा गया है और यह हिंदी इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए है। तो आप लोग इसे ज़रूर देख सकते हैं, जो भी इच्छुक स्टूडेंट है दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और चीज़ों को शामिल कर सकते हैं अपने अध्ययन अध्यापन में। नेक्स्ट है आप लोगों को 67 बीपीएससी का सीरीज चल रहा है। अब 1 मंथ केवल बच गया है, तो जो भी स्टूडेंट अभी एक्टिव हुए हैं तो वो सीरीज को ले सकते हैं। केवल 199 में आप लोगों को 21 टेस्ट अवेलेबल कराया जाएगा और सारे टेस्ट आप लोगों को हो चुका है। सब्जेक्टिव टेस्ट जितने भी थे वो हो चुका है, फुल टेस्ट 5 हो चुका है और नेक्स्ट जो टेस्ट बचा उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जाके देख सकते हैं। आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए अवेलेबल है, तो आप लोग जो भी है शामिल हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लुसेंट बूस्टर, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी कंटेंट आप जीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें जीएस का पार्ट जीके का पार्ट होता है, उसके लिए लुसेंट बहुत ही आप लोग प्रेफर करते हैं और लुसेंट बुक को पढ़ के जाते हैं, क्योंकि कम समय में अधिक चीज़ों को वो जानकारी देता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसके लिए सीरीज चलाई जा रही है, जो दोनों स्टूडेंट के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों एस्पिरेंट के लिए। इसमें 600 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा और आप इस पर टेस्ट दे सकते हैं जाके ऐप या वेबसाइट पर। साथ ही आपको पीडीएफ प्राप्त होगा और इसका वीडियो प्राप्त होगा। तो इससे अतिरिक्त ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मात्र फी रखा गया 199। तो ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ये बहुत ही आप लोगों के लिए रामबाण होगा यह सीरीज, कि अगर आप इसे कर लेते हैं तो जीएस का बहुत से पोर्शन को आप बहुत ईजिली वे में आप एग्जाम हॉल में उस प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। अब वीडियो प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप लोग जाकर देखिए पहले वीडियो को, कि वीडियो किस रूप से, उसका कंटेंट किस रूप से है, उसका क्वेश्चन सिलेक्शन क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन किस रूप से है। तो सारे को परखिए पहले, उसके बाद इसे लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग सीरीज स्टार्ट करते थे। करंट अफेयर्स क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है जो आज दिन भर, सॉरी एक सेकेंड, 10 दिन भर जो आज आपको लोग 1 अप्रैल के लिए महत्वपूर्ण था प्रश्न के रूप में शामिल किया गया, कौन सा करंट है उसे आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें 10 प्रश्न को शामिल किया गया है, तो ये जरूर आप लोग देखिए किस रूप से आगे आएगा वो देखते हैं हम लोग आगे। पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न आप लोग जैसे ही देखते हैं इसका आप लोग आंसर दीजिए। कुछ स्टूडेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो लोग एक्टिव मोड में आप लोग आंसर दे रहे हैं। किसी भी प्रश्न को इजी मत लीजिए। ये सब प्रश्न जो सेलेक्ट किया गया है उस दिन भर के न्यूज़ में से केवल 10 का सिलेक्शन किया गया। समझ सकते कितना कितना इम्पोर्टेंट रह सकता है आज के दिन में, जो उसे एग्ज़ाम तक कैरी कर जाए। ऐसे प्रश्नों को उठाया जाता है ताकि आप लोग कम प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अधिक उसका आउटपुट निकाल सके। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। एक दिवस के रूप में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी दिवस मनाया था, वो किस दिन मनाया जाता है। दिए गए ऑप्शन में आप लोग ऑप्शन बता सकते हैं। ऑप्शन ए 31 मार्च, ऑप्शन बी 31 मार्च, ऑप्शन सी 1 अप्रैल और ऑप्शन डी 2 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, 31 मार्च को इसका मनाया जाता है। आपको सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, क्या है सही उत्तर। एक्सप्लेनेशन के तौर पर देख लीजिए, 31 मार्च का सही आंसर होगा। तो प्रतिवर्ष 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी TDOV के नाम से मनाया जाता है। विश्व में ट्रांसजेंडर लोग, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, जो स्त्री और पुरुष के बीच के होते हैं, उसमें लैंगिक विषमता पाई जाती है, इस आधार पर ट्रांसजेंडर कहे जाते हैं। तो समाज में एक उनका अलग अस्तित्व होता है। बहुत से जगह उनका पूजनीय उनको माना जाता है, पर बहुत जगह उनको है कि दृष्टि से देखा जाता है। तो इसी भेदभाव को कम जागरूकता बढ़ाने के लिए, भेदभाव के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और ये 31 मार्च 2009 को प्रथम ट्रांसजेंडर दिवस मनाया गया था। तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है प्रथम कब मनाया गया है, तो 2009 को। तो सबसे पहले याद रखिएगा इस वर्ष कौन सा क्रम है, तो ये भी आप लोगों को क्रम पूछ सकता है
किस क्रम का था इस वर्ष का ट्रांसजेंडर डे जो था, तो ये भी आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। इस दिवस की स्थापना वर्ष 2009 में मिशिगन अर्थात यूएसए आधारित एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता राचेल क्रेंडल के द्वारा स्थापित किया गया था। उन्हीं के द्वारा यह दिवस प्रारंभ किया गया और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मनाया जा रहा है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब भारत में आप नेक्स्ट है, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर हो गया, इससे संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन ये सब देखने को मिलेगा। पर आप लोगों को भारत में ट्रांसजेंडर के क्या हालिया अधिकार है, इसे जरूर जानना चाहिए, ये भी प्रश्न के रूप में पूछ सकता है। तो पहला आप लोगों को याद रखना है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसे नालसा बोला जाता है, NALSA नालसा का निर्णय है कि अनुच्छेद 14, 15 और 21 मौलिक अधिकार है के तहत ट्रांस पर्सन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हुए राज्यों में उनके कानूनी और सामाजिक और आधारिक आधारों पर नीतियां बनाने का निर्देश दिया था। तो कौन सा आर्टिकल संबंधित है, ये भी आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। तो 14, 15, 21 याद रखिएगा, यह मौलिक अधिकार से संबंधित अधिकार इन्हें प्राप्त है। साथ ही साथ राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण जो नालसा बनाम भारत संघवाद 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को थर्ड जेंडर घोषित किया है। उससे पहले किसी भी सरकारी विभाग में या सरकारी एजेंसियों में थर्ड जेंडर का ऑप्शन नहीं होता था, केवल मेल फीमेल होता था। तो ये 14 के बाद लागू कर दिया गया, थर्ड जेंडर का ऑप्शन मिलने लगा। तो ये भी आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब ध्यान रखने योग्य बात है, प्रश्न के रूप में आ सकता है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 2018 धारा 377 के प्रावधानों के समाप्ति हेतु सर्वोच्च न्यायालय समलैंगिक जो संबंधों को अपराध की श्रेणी में से बाहर कर दिया। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। 2018 में एक LBGT जो अधिनियम आया था, बहुत ही चर्चा में रहा था, लिस्बन, फिर आप लोग को गे है, बाइसेक्सुअलिटी वाला, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसजेंडर वाला, तो LBGT, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। तो ये धारा आप लोग एक्ट याद रखना है 2018 में। फिर नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत इन्हें आप लोग को अधिकार प्राप्त है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग को याद है, ऑप्शन आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन देखते हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सा सही हो, ABCD कौन सा सही होगा। तो वरुण द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 2022 का कौन सा क्रम होगा, इस वर्ष कौन सा क्रम मनाया गया है, अभ्यास किया गया, इस रूप से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये कौन सा था, 15वां था, 20वां था, 25वां था या 30वां था, 15, 20, 25 या 30 था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन B होगा, यह 20वां अवसर था। तो यह ध्यान देने योग्य बात है, ऑप्शन B सही होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, आप लोग आंसर प्लीज़ दिया कीजिए, एक्टिव मोड में रहिए, तो ज़्यादा आप लोग प्रश्नों को देखिएगा और अंत में बने रहिए। आप लोग को 1 लाइनर आज आप लोग को दिया जाएगा, आप लोग को डायरेक्ट प्रश्न वहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए ताकि और भी चीज़ें सीखने को मिल सके। तो भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण युद्धाभ्यास किया जाता है। नौसेना द्विपक्षीय युद्धाभ्यास होता है, तो ये किनके बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो वरुण नामक होता है यह नौसेना अभ्यास। यह 20वां संस्करण है इसका, जो 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। तो यह चल रहा है अभी, तो इसलिए प्रश्न में आया है, शामिल हुआ है। वरुण द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वर्ष 1993 से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ, 1993 से, तो इसलिए यह 20वां वर्ष था यह। इस अभ्यास को वर्ष 2001 में वरुण नाम दिया गया था। यह भी आप लोग को प्रश्न के रूप में शामिल हो सकता है। इस युद्धाभ्यास को फ्रांस और जो भारत का नौसेना अभ्यास होता है उसका वरुण युद्धाभ्यास कब दिया गया नाम, तो यह वर्ष 2001 में दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वैश्विक सतही समुद्री जो जगत में सुरक्षा, संरक्षा और स्वतंत्रता के लिए दोनों देशों के साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करना, यह मुख्य उद्देश्य इसका है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न के रूप में शामिल हो सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न पर आते हैं, आप लोग आंसर दीजिए इसका। तब तक मैं पेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब प्लीज़ आप लोग आंसर दिया कीजिए, एक्टिव मोड में रहा कीजिए, और भी बेहतर तरीके से हम लोग वीडियो को इंटरेक्टिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो आप लोग चैनल को शेयर भी किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, और जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब भी किया कीजिए। तो ये तीन काम करना है, और अपने जितने मित्र हैं उनको रेफ़र कीजिए ताकि और भी लोग हम लोग जुड़ सके। यदि आप लोग ये सब चीज़ें अच्छी लग रही है, क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेशन जो एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेशन है, टू दी पॉइंट जो एक्सप्लेशन है, अगर बेहतर लग रहा है तो लोगों तक हमें पहुँचाइए ताकि और भी बेहतर तरीके से हम लोग काम कर सकें। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दिए गए राज्य में की स्थापना दिवस को उत्कल दिवस में से किसे मनाया जाता है, यह प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते क्या है। ऑप्शन एक है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी है मेघालय। तो किसके स्थापना दिवस को उत्कल दिवस मनाया जाता है, यह प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज ही उनका 1 ही अप्रैल को उसका स्थापना दिवस है, तो यह आप लोगों को उड़ीसा हो जाएगा। यह प्रश्न के रूप में आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमारा बगल का पड़ोसी है तो ध्यान में रखना है। एक्सप्लेनेशन के रूप में है, देखिए उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ध्यान रखने की बात है, 1 अप्रैल को हुआ था। इसी की याद में उत्कल दिवस यह लंबे संघर्ष के बाद हुआ था, या उत्कल दिवस। आदिवासी नामकरण अगर पूछेगा तो दिवस भी पूछ सकता है, उत्कल दिवस यूडी पूछ सकता है, या उड़ीसा दिवस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आप लोगों को प्रश्न में शामिल कर सकता है, तीनों नाम दिया है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। इस रूप से किस रूप से आप लोग एग्जाम में कैरी करते हैं, एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको आप लोगों को याद भी रखना चाहिए। मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता था इसे पहले, परंतु बाद में लोकसभा में उड़ीसा विधेयक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया 2011 में। यह विधेयक था 113वां नंबर का संशोधन विधेयक लागू किया गया था, जो 96वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में इसे नाम बदलकर क्या किया गया, उड़ीसा से ओडिशा कर दिया गया। ओडिशा से आपको 2011 में क्या कर दिया गया, ओडिशा। ध्यान रखिएगा, ओडिशा। तो यह 2011 में किया गया है। कितने संविधान संशोधन, 93 संविधान संशोधन से। याद रखिएगा, इसकी पहली राजधानी कटक हुआ करती थी, पर वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। तो याद रखिए कटक क्यों फेमस है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल ही में इसके संबंध में आप लोगों को मैंने किन्हीं महापुरुष के बारे में जानकारी दिया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कटक किस लिए महत्वपूर्ण है, किस महाव्यक्ति से जुड़ा स्थल है। ये आप लोग को बताना चाहिए और आप लोग को एक्टिव मोड में रहना भी चाहिए। नेक्स्ट है, नोट याद रखिएगा, आदिवासी आबादी के मामले में उड़ीसा देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो पहला कौन सा राज्य है, कमेंट में से पहले वीडियो बना है उसमें बताया भी गया था, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए 1 से लेकर 5 तक कौन से क्रम है राज्यों का। इसके संबंध में एक वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग को वहाँ पर बताया गया था। तो आप लोग कितने स्टूडेंट एक्टिव मोड में इसे जानना मुझे भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग इसे पढ़ते भी हैं क्या, इजी वे में छोड़ देते हैं। प्रश्न किस रूप से पूछ सकता है कोई नहीं जानता, तो आप लोग को सारे अभ्यास करा दिए गए हैं। बस है आप लोग उसे एग्जाम तक कितना कैरी करते हैं, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप लोग कर लेते हैं तो आपका पीटी कोई नहीं रोक सकता है, पीटी में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस एग्ज़ाम में एक्टिव मोड होकर जाना है, क्या जो प्रश्न बताए जा रहे हैं उसको कैरी करके ले जाना है। ओडिशा राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल हैं। वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। बहुत ही प्रगतिशील व्यक्ति हैं, बहुत ही इनोवेटिव वर्क करते हैं यह हमारे स्टेट उड़ीसा राज्य के लिए, देश के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। हाल ही में महिला जो हॉकी ओलंपिक टीम गई थी उनको इन्होंने एडॉप्ट किया था और डोनेट भी बहुत तरीके से राज्य का प्रतिनिधि यानी अपने बैनर तले इनको भेजे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण उम्दा प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया था। ऐसा इनोवेटिव करना चाहिए सभी स्टेटों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखिए, चौथा नंबर प्रश्न क्या है, जिन किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। 2 सूची इसको जो जारी किया जाता है कि एक अस्थायी सूची और एक अस्थायी सूची। तो हाल ही में सूची में जारी किया है लिविंग रूट ब्रिज। इसे गूगल में सर्च कीजिएगा तो आप लोग जरूर देखिएगा लिविंग रूट ब्रिज क्या है। तो इसे किस रूप से शामिल किया गया, ऑप्शन देख लेते हैं। किस राज्य से संबंधित है, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन में आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर मेघालय होगा, ऑप्शन बी होगा। तो आप लोग आंसर भी देते रहिए साथ में। चलिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। आज आके हालांकि स्लाइड में पिक्चर ऐड नहीं हो सका था किसी रीजन से,
तो आज उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसलिए मैं गूगल सर्च करने बोल रहा हूँ आप लोगों को, और नेक्स्ट डे से अपडेट हो जाएगा, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाता है कभी कभी। तो मेघालय जो है, देखिए ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लीजिएगा, ऑप्शन बी होगा, एक सेकेंड यहाँ पर सुधार लेना, ऑप्शन बी होगा मेघालय। मेघालय सही उत्तर है। मेघालय में सामाजिक और सांस्कृतिक और सामाजिक वनस्पति संबंधों को उजागर करने वाले जिंग किंग जेरी और लिविंग रूट ब्रिज को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और जो सांस्कृतिक संगठन है, जिसे यूनेस्को बोला जाता है, विश्व की विरासत स्थलों में अस्थायी सूची शामिल किया है इसे। हाल ही में इससे संबंधित एक वीडियो भी बनाया गया, जिसमें जितने भी अस्थायी सूची है उसका लिस्ट बताया गया है। तो प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए वीडियो, सारे पर वीडियो बना हुआ है। अपडेट वही होता है, वही करंट बन जाता है फिर। तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं करंट कहाँ से आता है, इसलिए युक्ति उसी टॉपिकों को कवर करता है जो आने वाले समय में एग्जाम में आप लोग को कैरी करेगा वो टॉपिक। इसलिए इस चीज़ों पर आप फोकस करते हुए पढ़ते रहिए। साथ ही इसके साथ ही महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र का जियोग्लिप्स और आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल नंदी जो थे उस मंदिर का, उन्हें भी 2022 के यूनेस्को की अस्थायी धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो 3 आप लोग को याद रखना है स्थल का, तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है यूनेस्को की स्थापना। जब भी यूनेस्को की चर्चा होगी तो यूनेस्को की स्थापना, उसका मुख्यालय कहाँ, सदस्य देश कितने हैं और उसका प्रमुख कौन है, ये आप लोगों को हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। साथ ही में इसका मुख्यालय कहाँ, पेरिस फ्रांस में है। और यूनेस्को के सदस्य कितने हैं, इसके 193 सदस्य देश हैं। और यूनेस्को का प्रमुख कौन है, आंड्रे अजोले है। तो यह महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए करंट, इससे आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों को कवर छोड़ना नहीं है, कवर करते चलना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करेंगे आज। देखिए हाल ही में इनका निधन हो गया है, भीम बहादुर गुरुंग का, जो एक किसी राज्य के सीएम थे। तो हाल ही में निधन हो गया, तो किस राज्य के सीएम है, तो ये आप लोग को बताना है। भीम बहादुर गुरुंग निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वो पश्चिम बंगाल के थे, त्रिपुरा के, सिक्किम के या मेघालय के? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम। आप लोग आंसर दिया कीजिए, एक्टिव मोड में रहिए ताकि और भी चीज़ें सीखने को मिल सके आप लोग को। और उत्तर देने का जो समय सीमा है उसको आप लोग जल्द ही पूरा कीजिए कि कम समय में अधिक उत्तर देने के जो आप लोग, जैसे 150 प्रश्न आएगा, 120 मिनट का समय मिलेगा। तो आप लोग को स्पीड जब तक नहीं बढ़ाइएगा तब तक उत्तर कैसे दीजिएगा? बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो 100 तक पहुँचते पहुँचते उनका जो ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है वो समाप्त हो जाता है। तो स्पीड जब तक आप लोग नहीं, सिलेक्शन ऑफ रेट नहीं बढ़ाइएगा, एग्ज़ाम के प्रश्नों का जो अटेम्प्ट करने का दर नहीं बढ़ाइएगा, तो आप लोग को 100-150 तक बहुत से स्टूडेंट पहुंच भी नहीं पाते हैं। मैं पर्सनली बहुत से लोगों को जानता हूं। तो इसलिए आप लोग स्पीड बढ़ाइए, एक्टिव मोड में रहिए, तो ही ये स्पीड बढ़ेगा। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो ऑप्शन देने का ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको पता रहे तो ही दीजिए। करंट है, आज घटा है, ज़रूरी नहीं कि बहुत स्टूडेंट तक वो घटना आज पहुंचा हो। इसलिए आप लोग आंसर देने का प्रयास करने सीखिए। नेक्स्ट है सिक्किम के तीसरे या थर्ड थे मुख्यमंत्री, याद रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछ सकता है। भीम बहादुर गुरुंग सिक्किम के गंगटोक में लुमसुई में इनका आवास पर निधन हो गया है। जो गुरुंग थे कोलकाता एक समाचार पत्र हुआ करती थी, अमृत बाजार पत्रिका में कार्य किए थे। यह अमृत बाजार पत्रिका हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण पत्रिका हुआ करती थी, आज़ादी के दौरान। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इनसे प्रश्न पूछ सकता है, या तो अमृत बाजार पत्रिका से पूछेगा या तो इनसे संबंधित आपको प्रश्न पूछ सकता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई भी इतिहास में घटित घटना है उससे कनेक्टेड कोई करंट होता है तो आप लोग याद रखना, वो एग्जाम तक कैरी कर जाएगा। नेक्स्ट है कंचनजंगा, जो आधारित नेपाली जर्नल, एक जो सिक्किम के पहले समाचार आधारित नेपाली जर्नल था कंचनजंगा, उसका भी संपादन इनके द्वारा किया गया। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है। भीम बहादुर गुरुंग 11 मई से 24 मई 1984 तक सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री रह चुके थे, जो सिक्किम के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल है। देख ही सकते हैं 11 से लेकर 24 तक मात्र रहे थे, तो ये सबसे छोटा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी रहे। तो प्रश्न इस रूप से पूछ सकता है। और साथ में 2014 से 15 तक ये सिक्किम के सीएम के राजनीतिक सलाहकार भी रहे, कार्य किए हैं। ये सब प्रश्न आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट
आपको। छठे नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चलिए छठे नंबर प्रश्न पर क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई के कारण कामकाजों की सहायता और सुधार के लिए कितने मिलियन की लागत वाले विश्व बैंक के समर्थित कार्यक्रम को अधिकृत किया गया है। दिए गए यानी सपोर्ट किया गया, विश्व बैंक के द्वारा कर्ज दिया गया, ऋण दिया गया है, तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए 528 मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है, सहायता किया गया है, या 618 748 मिलियन डॉलर, या 808 मिलियन डॉलर। तो ये आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। तो ये जरूरी है कि आप लोग को ये प्रश्न याद रखना चाहिए। इस प्रकार के जब भी इस बैंक या तो IMF के द्वारा ऋण दिया जाता है भारत सरकार को, इस प्रकार के संस्थाओं को, तो वो प्रश्न बनता है। अगर स्वच्छता के लिए दे, पंचायती राज के लिए दे, या MSME के लिए दे, तो ये प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम तक कैरी कर जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही ऑप्शन डी 808 मिलियन डॉलर का यह ऋण सुविधा दिया गया, जो 2 वर्गों में है। उसे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है, आप लोग को पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक शेयर जरूर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, नए नए स्टूडेंट को जोड़िए, ताकि और भी हम लोग बेहतर तरीके से काम करने के उपलब्धि हासिल कर सके। क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि जितने सब्सक्राइबर होंगे, एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को जो बिलीव करते होंगे कि हमें सिलेक्शन लेना है एग्ज़ाम में, तो आप उसके लिए इन सब चीज़ों को रेफ़र कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं जो भी वीडियो देख रहे होंगे ये काम कर रहे होंगे, या कोई भी ना समझे कि मैं नहीं कर रहा हूँ तो कोई और भी कर रहा है। ये सभी व्यक्तियों का यह दायित्व होता है, जो हमसे जुड़े हुए व्यक्तिगत रूप से, या जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़े हुए, फेसबुक प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए, कहीं भी जुड़े हुए, वो लोगों का दायित्व, सभी लोगों का मिलकर दायित्व है कि वो शेयर कीजिए, रेफ़र कीजिए सारे लोगों को। साथ ही आप लोगों को भारत सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कामकाज सहायता सुधार के लिए बुधवार को, अर्थात जो नेक्स्ट जो बुधवार था, लास्ट जो बुधवार था, उसमें आपको 808 मिलियन की लागत वाले विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम को अधिकृत किया गया या स्वीकृत किया गया है, जिसे रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस के तहत कहा जाता है। इस प्लेटफॉर्म के तहत इसे पैसा मिला है भारत को। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके तहत ये पैसा मिला, दिया गया, ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। यह विश्व बैंक की सहायता से केंद्रीय क्षेत्र को योजना को समर्थित है, जिसमें विश्व बैंक के पूर्ण निर्माण विकास बैंक जो है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को ऋण के लिए कितना देगा, 500 मिलियन डॉलर का सहायता, जबकि 308 मिलियन केंद्र सरकार के द्वारा भारित होगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण, कितने, 500 मिलियन डॉलर का। यह हालांकि उसी रूप से होगा जो विश्व बैंक के पूर्ण निर्माण विकास बैंक के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो बैंक संस्था, ऋण संस्था है, जिसे एकल खिड़की बोला जाता है। तो यह कितने वर्षों के लिए दे रहा है ऋण, 18.5 वर्षों के लिए। याद रखिएगा कितने वर्षों, ये दीर्घकालिक ऋण है, याद रखिएगा ये दीर्घकालिक ऋण है, जो 5.5 वर्ष की छूट अवधि के लिए है। अर्थात इसके साथ 5.5 छूट भी दिया जाएगा, अर्थात आप लोगों को और इसमें 5.5 जोड़ दीजिए, इसके साथ ऋण उपलब्ध। आप उसके बाद यह निर्धारित जो रेट के तहत जो ऋण दिया जाता है उसके तहत वसूली की जाएगी इस ऋण को। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस रूप से प्लेटफॉर्म में पैसे दिए गए हैं, 808 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्लाइड थोड़ा धीरे चल रहा है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जो IONS जो कहलाता है, समुद्री अभ्यास 2022 निम्नलिखित में से किस समुद्री तट पर किया गया, किस राज्य के तट से किया गया। तो यह गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि अरब सागर में किया गया है, गोवा के तट से किया गया, तो इसलिए गोवा होगा। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। हिंद महासागर संगोष्ठी जो था नौसेना का, इंडियन ओशन नेवल जो सिम्पोसियम जो IONS है, समुद्री अभ्यास 2020 का प्रथम संस्करण, यह प्रथम संस्करण है, याद रखिएगा प्रथम संस्करण है। 26 से 30 मार्च 2022 को गोवा अरब सागर में आयोजित किया गया है। तो यह आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जो स्थापना वर्ष 2007 से किया गया है, तो यह आप लोगों को याद रखिएगा इस संगोष्ठी का स्थापना कब किया गया है, पर अभ्यास इसके नाम से इस वर्ष किया गया है।
अभ्यास का उद्देश्य क्या है? मानवीय सहायता, आपदा राहत करना है और संचालन सदस्य देशों के नौसेना का अंतर क्रियाशीलता को बढ़ाना है, अर्थात HADR के संदर्भित जो ह्यूमैनिटेरियन एसेट होता है, डिजास्टर रिलीफ होता है, उससे संबंधित वर्कों को करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो यह सभी नौसेना के जो कमान है उसको एक जगह लाकर इस प्रकार के संगोष्ठी में अर्थात इस प्रकार के मिलनों में लाकर अभ्यास कराया जाता है ताकि किसी आपदा के लिए तैयार रहें लोग। नेक्स्ट आप लोगों को प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 8वां नंबर प्रश्न आप लोगों को इस रूप से पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना प्रारंभ की गई है या की जाने की योजना है? इस प्रकार से प्रश्न जब तक आप लोग इसे एग्ज़ाम हॉल में जाएगा ये हो जाएगा, तब तक इसलिए की गई, इसे शामिल किया गया है, पर यह अभी पायलट परियोजना के रूप में लागू कर दिया गया है। तो यह किस राज्य द्वारा किया गया है? तो यह ऑप्शन ए केरल, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप लोग बताइए, ABCD में क्या होगा? तो सही उत्तर इसका महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा यह ऐसा पहला, भारत में ऐसा पहला अभ्यास किया गया है जहाँ पर कैदियों जो कि जेल में कैदी बंदी होते हैं उनको और उनके परिजनों को कुछ व्यक्तिगत ऋण दिया जाएगा और उससे संबंधित कार्य किया जाए, जिस पर आपको 7% का ब्याज भी लिया जाएगा तय सीमा के बाद से। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा व्यक्तिगत ऋण दिया गया है। कैदियों को उनके परिवारों को रहने की स्थिति सुधार करने के लिए, कानूनी सहायता को संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए, कानूनी इससे ये तो स्थिति सुधार भी करना, साथ में उससे कानूनी सहायता भी इससे ले सकते हैं। वो जो वकील का खर्च होता है वो इससे पूरा कर सकते हैं। 50,000 रुपये तक व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति दी है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की यह योजना देश में प्रथम ऐसी योजना है जो कैदियों को 7% ब्याज दर पर व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराता है। यह पहला ऐसा योजना है। तो यह प्रश्न जरूर है, मैं क्या आप लोगों को पहले बोलता, जो भी फर्स्ट होगा प्रश्न आपको एग्जाम में कैरी कर जाएगा, इसलिए इसे शामिल किया गया है, जिसे पायलट आधार पर अर्थात पायलट रूप से आप लोगों को पूना महाराष्ट्र के यरवदा जेल में लागू किया गया। यरवदा जेल क्यों महत्वपूर्ण था? यह किसी भी अभ्यर्थी से, स्टूडेंट से छिपा नहीं हुआ है। यरवदा जेल क्यों महत्वपूर्ण था? हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के साथ किन किन व्यक्तियों को यहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कैद करके रखा गया था, उनका लिस्ट आप लोग बताइए। इस पर कितने बार ये आप लोगों को मैंने जानकारी दी है, तो कितने भी एक्टिव स्टूडेंट हैं आप लोग देखते हैं अभी हम। तो यरवदा जेल में महात्मा गांधी के साथ किन किन लोगों को वहाँ पर रखा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न का उत्तर देते रहिए फटाफट। नोट याद रखना, इस प्रकार के ऋण को खावती कहा जाता है। तो यह प्रश्न पूछ सकता है, खावती नामक ऋण की किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो यह आप लोगों को याद रखना, खावती भी ऋण से कहा जाता है, जिसमें लगभग 1055 कैदियों को लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र के 1015 कैदियों को इसके तहत लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र जो ये पायलट योजना चलाया गया उसके तहत महाराष्ट्र राज्यपाल का जो है भगत सिंह कोश्यारी है या और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जाने बाल ठाकरे के जो पुत्र हैं वो अभी वर्तमान में उद्धव ठाकरे वहाँ के CM हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 9वां नंबर प्रश्न। चलिए 9वां नंबर प्रश्न क्या है, आंसर दीजिए आप लोग तब तक। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए विनय समरस्य योजना की घोषणा की है? यह आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है, विनय समरस्य योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग ऑप्शन बताइए, ABCD में क्या होगा? ABCD में क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्योंकि कर्नाटक में ऐसा किया गया क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा कांड हो गया था जिसके तहत राज्य सरकार वहाँ की इस प्रकार की योजना को लाया गया ताकि लोगों में जागरूकता फैले, इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो। कर्नाटक सरकार ने ग्राम पंचायतों की जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस्य योजना का घोषणा किया, जिसे औपचारिक रूप से कब शुरू किया जाएगा? 14 अप्रैल को शुरू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा किनका बर्थडे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, उसी दिन इसे लॉन्च किया जाएगा। और भीमराव अंबेडकर के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। यह संविधान निर्माण से पूर्व और जो संविधान निर्माण कर रहे थे उसमें इनकी क्या भूमिका, भारत किस रूप से इनका ऋणी है,
तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग याद रखिए इन सब डेटों को। डेट कब था? 14 जनवरी को लागू किया जाएगा, औपचारिक रूप से घोषणा की गई है। लागू कब होगा? 14 अप्रैल को लागू कर दिया जाएगा। इस पहल का नाम 3 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष का यह बालक था, विनय, दलित बच्चा था, के नाम पर रखा गया, जो सितंबर 2021, सितंबर याद रखिएगा, सितंबर 2021 को क्या हुआ था? बारिश हो रहा था और मंदिर में शरण लेने की कर्नाटक के कोपल जिले, याद रखिएगा, कोपल जिले को याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछ सकता है। मियाँपुर गांव याद रखिएगा, एक मंदिर में भटक गया था, यहाँ पर पंचायत लगा के गाँव के बुजुर्गों द्वारा उसे 25,000 का जुर्माना लगाया गया। बाद में उसे सामाजिक प्रताड़ना, उससे और उसके परिवार को सामाजिक प्रताड़ना भी झेलना पड़ा। यह देखिए, आज के समय में भी इस प्रकार के अगर घटनाएं घट रही है तो हमारे विकसित होते समाज के यह एक तमाचा है। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उसे जल्द से जल्द कठोर सजा देनी चाहिए इन सब लोगों को कि इस प्रकार की घटना अभी भी वर्तमान में हो रहा है। प्राचीन काल में होता था, उस समय इसके बहुत से कारण रहे होंगे, क्योंकि उसके समय परिस्थिति क्या थी नहीं थी, वो समय का चीज़ें शोध का विषय है। पर वर्तमान में अगर ऐसी चीज़ें हो रही है वो किसी रूप से क्षम्य नहीं है। इसलिए इस प्रकार की योजनाएं सरकार को लानी चाहिए और इस पर कड़ा सजा प्रावधान भी होना चाहिए अगर इस प्रकार की घटना घटित होती है तो। यह याद रखिएगा, इसके साथ, इस घटना के साथ एक जनजाति समूह का नाम याद आएगा। प्रश्न आपको वहाँ से पूछ सकता है। इसी बीच इस क्षेत्र से लगभग 1500 सदस्यों ने मुख्य रूप से गगनिगा समूह, याद रखिएगा, गगनिगा समूह को, यह प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है। दलित परिवार ने अपने उत्पीड़न को तेज कर दिया था और जिसे विनय के परिवार और गांव छोड़ा और कृषि भूमि सहित संपत्ति छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो यह भी आप लोग को समूह के बारे में पूछ सकता है। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? देखिए यहाँ भी एरर हो गया थोड़ा सा, राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराई बोम्मई है, हाल ही में उनका नियुक्ति हुआ है। तो आप ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें आप लोग एग्जाम तक कैरी करेगा, ये सब प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन है, लंबा एक्सप्लेनेशन जो किया जाता है एग्जाम ओरिएंट, तो ये लास्ट उसका प्रश्न है। उसके बाद हम लोग 1 लाइनर एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, प्रश्न देखेंगे, आंसर देखेंगे, उसको देखेंगे। 15 प्रश्न वो है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। 10 निम्नलिखित में से किस रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा 100% मार्ग का विद्युतीकरण लक्ष्य पूरा कर लिया गया है? तो दिए गए कौन सा रेलवे कॉरपोरेशन है जिसने अपने 100% मार्ग को विद्युतीकरण किया है? कोलकाता रेलवे कॉरपोरेशन, एक ऑप्शन है। दूसरा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, दूसरा उत्तर पश्चिम रेलवे कॉरपोरेशन। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप लोग दे सकते हैं ABCD क्या होगा, बताइए ABCD में कौन होगा? इसका सही उत्तर आपको कौन होगा? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि इसने यह उपलब्धि हासिल की है। इससे संबंधित आप लोगों को कुछ पॉइंट याद रखना है, प्रश्न में वो कैरी कर सकता है एग्जाम हॉल तक। तो कोंकण रेलवे जो है कॉरपोरेशन, अपने 771 किलोमीटर, 41 किलोमीटर, याद रखिए 741 किलोमीटर के मार्ग को विद्युतीकरण 100% विद्युतीकरण कर लिया है, पूरा कर लिया, जो रोहा महाराष्ट्र के ठोकुर कर्नाटक तक फैला हुआ है। अर्थात रोहा महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के ठोकुर तक, कर्नाटक के ठोकुर तक यह है इसका रेल मार्ग 741 किलोमीटर। इस विद्युतीकरण के लिए उसे 150 करोड़ रुपया का ईंधन की बचत रोज सालाना होगी, यह भी ध्यान रखने की बात है। यह जो कोंकण रेलवे है मुंबई और मंगलोर के कोंकण रेलवे माध्यम से जुड़ा हुआ है, यह भी प्रश्न आपको पूछ सकता है, ध्यान रखने वाली बात है। और साथ में कोंकण रेलवे का लाइन जो है देश के पश्चिमी तट के साथ गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर गुजरती है। तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है किन राज्यों में कोंकण रेलवे का विस्तार है? तो पश्चिमी तट के साथ गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। नोट आप लोग को याद रखना है इसमें क्या है? भारतीय रेलवे 31 दिसंबर 2021 नवीनतम डाटा है, यह है 31 दिसंबर 2021 तक लगभग 1,26,511 किलोमीटर अर्थात 78,610 मील की कुल मार्ग लंबाई के साथ के आकार के साथ दृष्टि से यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली प्रबंधन करता है। तो कितना? 1,26,511 किलोमीटर। तो यह भी आप लोग को याद रखना है, 4th सबसे बड़ी रेलवे प्रबंधन करता है। 2 दिसंबर 2023 तक याद रखिएगा, रेलवे ने दिसंबर 2023 तक भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज जो सबसे बड़ी होती है रेलवे ट्रैक
तो जो ब्रॉड गेज नेटवर्क है उसका 100% आपको लक्ष्य योजना रखा है। तो यह भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कब तक यह लक्ष्य रखा गया है। जैसे यह प्रश्न एग्जामिनर सेटर है जो एग्जाम क्वेश्चन बनाता है उसके दिमाग में यह आएगा, करंट देखेगा, उससे कोरिलेटेड जो टॉपिक होगा उसे कवर कर सकता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नए सीरीज पर आज आ रहे हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन है आज के जो महत्वपूर्ण है वो 10, उसके अतिरिक्त प्रश्न 15 प्रश्न ऐसे हैं तो ये भी आप लोग एग्जाम हॉल में आ सकते हैं। बस इसका ऑप्शन आप लोगों को याद रखना है। उसके अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें बहुत पहले भी बता दी गई है या आने वाले समय में हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते वन लाइनर करंट अफेयर्स क्वेश्चन 15 क्वेश्चन चलाया जा रहा है सीरीज आज से। तो टोटल 10 + 15 आप लोग को 25 क्वेश्चन का डेली करंट अफेयर्स इस रूप से होगा। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए पहला प्रश्न आ गया, ओपन हो गया, इसका केवल क्वेश्चन होगा, उसके बाद जस्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस रूप से आप लोग याद रखिएगा। पहला प्रश्न है भारत का प्रथम स्लो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला स्लो मैराथन का आयोजन आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश का सही उत्तर होगा। आपको इस रूप से प्रश्न याद रखना है। यह भी आप लोगों को प्रश्न के रूप में पूछ सकता है। और आप लोग बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि हाल ही में पटना में कौन सा मैराथन हुआ है। इस पर आप लोग UTIS के जो कम्युनिटी चैनल है उसमें आप लोगों को स्लाइड भी शेयर किया गया है, तो उसका नाम क्या रखा गया है आप लोग ज़रूर बताइए। और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है पटना मैराथन का, तो ये आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखते हैं क्या है। भारतीय वायुसेना, देखिए भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास को आयोजित किया है। तो भारतीय वायुसेना के बारे में बात की जा रही है, तो ये कब किया गया, कहाँ किया गया है। हालांकि राजस्थान इसका आंसर होगा, राजस्थान इसका आंसर होगा, राजस्थान में किया गया है, राज्य में। तो ध्यान रखिएगा वायुसेना वायु शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है, राजस्थान में। ये स्लाइड इस रूप से खुलेगा। तीसरा नंबर प्रश्न, उसके बाद आंसर 2 ओपन होगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। आप लोग को प्रश्न बताना है। तो इसका सही उत्तर आपको 3% होगा। इसका सही उत्तर देखिए 3% है। तो इस प्रकार के वन लाइनर एक्सप्लेनेशन आप लोग को मिलेगा। जो एग्जाम ओरिएंट है ये चीज़ें आप लोग को याद रहना। वो जो वन डे एग्जाम देते हैं, ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना नहीं चाहते, उनके लिए यह चीज़ें दी गई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है। ये कौन ऐसी महिला हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो मीराबाई चानू को यह दिया गया है। तो ऑप्शन है आप लोग देख लेते हैं, ऑप्शन है मीराबाई चानू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से हाल में किसने कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर आपको दिल्ली राज्य कानूनी सेवा। तो यह आप लोग को याद रखना है, यह प्रश्न आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट है भारत के किस देश में हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर श्रीलंका होगा। श्रीलंका इसका सही उत्तर होगा। देखिए इसका श्रीलंका सही उत्तर है। तो महिला आयोग कहाँ हुआ। महिला आयोग जो राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से हाल ही में किसने कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया। दिल्ली राज्य कानून प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया, नई दिल्ली में। तो यह प्रश्न पूछ सकता है कहाँ भी शुरू किया गया, दिल्ली में। भारत किस देश के साथ हाइब्रिड पावर प्लांट के स्थापित करने का समझौता हाल ही में किया है। ऑप्शन दे सकता है श्रीलंका, जिस सही रहेगा। नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न वन लाइनर का है। किन 2 भारतीय राज्यों को 6 विवादित जलों की सीमाओं के मुद्दे पर सीमा जो जिलों जो हाल ही बहुत दिनों से वर्षों से यह मुद्दा रहा है, तो उसके लिए एक समझौता किया है। तो वो कौन है, वो आपको असम और मेघालय है। तो देखिए सही उत्तर इसका क्या हुआ, असम और मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, यह प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए इसे शामिल किया गया है। तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, ये सब प्रश्न आप लोग को ध्यान रखना है। तो निदेशक कौन है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निदेशक कौन है, वन जलवायु के आपको डॉक्टर रेणु सिंह हैं, उनके द्वारा यह इनको निदेशक बनाया जाएगा। और विश्व बैकअप दिवस अर्थात हम लोग जो स्टोर करते हैं, डिजिटल स्टोर करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, उसका बैकअप दिवस 2022 कब मनाया गया है, यह भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो यह 31 मार्च को मनाया गया था, कल मनाया गया है। तो यह आप लोग को प्रश्न ध्यान में रखना है। डॉक्टर रेणु सिंह कौन है, निदेशक बनेगी, और इसको आपको 31 मार्च याद रखना है। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है।
10वें नंबर प्रश्न में है, हाल ही में खबरों में रही ली कॉर्बूसियर्स एडिक्ट क्या है, भारतीय शहर किससे संबंधित है। आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपको पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा चंडीगढ़। आप लोगों को याद रखना है चंडीगढ़, इसका सही उत्तर चंडीगढ़ होगा, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, किस देश की पहली बार मानव रक्त में माइक्रो प्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों की खोज की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है, तो आप लोगों को प्रश्न के रूप में इसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इसे कवर कीजिएगा। यह आप लोगों को सही उत्तर इसका नीदरलैंड होगा, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, किसने राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 जीती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको महाराष्ट्र होगा, इसका सही उत्तर महाराष्ट्र ने यह जीता है चैंपियनशिप। यदि आप लोग ये स्लाइड अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन और सिलेक्शन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक लोगों तक जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लोग को बेहतर से बेहतर चीज़ें हम लोग दे सके, इनोवेटिव चीज़ें कर सके। तो हम लोग को इन सब चीज़ों के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ज़रूर आप लोग कीजिए। और देखिए यूट्यूब पर एक कम्युनिटी का चैनल होता है, उसे ज़रूर आप लोग देखिएगा, प्ले लिस्ट के बगल में चैनल से पूर्व। ये कम्युनिटी में डेली अपडेट होता है, महत्वपूर्ण आप लोगों को जो भी डाटा होता है, पिक्चर होता है जो PIB के द्वारा या तो नीति आयोग या तो किसी प्रकार का गवर्नमेंट साइट है जो जारी करता है, उसके द्वारा UNO रिपोर्ट बहुत से आते हैं, उसको वहाँ पर आप लोगों को पिक्चर प्लस उससे संबंधित कुछ शब्दों के साथ आपको शामिल किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, वो स्लाइड को आप लोगों को मिस नहीं करना, डेली आप लोग उसको विजिट करके देखना है। अगर आप इतना ही कर लेते आपका करंट कुछ भी नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 13वां नंबर प्रश्न क्या है, इंडिया रेटिंग्स में वर्ष 2023 में देश की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इंडिया रेटिंग्स के द्वारा यह कितना लगाया गया, यह 7.6% है, इसका सही उत्तर होगा 7.6%। चलिए नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जो रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने मुकाबला करने किस देश ने डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की है हाल ही में। तो इसके संबंधित आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऐसा काम किया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, यह प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है 15वां और आखिरी प्रश्न आज का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आप लोगों को देखने को मिल सकता है एग्जाम में। मथुआ धर्म महामेला कहाँ आयोजित किया गया है या किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो यह वेस्ट बंगाल में आयोजित किया जाता है। तो देखिए 14 का ऑस्ट्रेलिया और 15 का आपको पश्चिम बंगाल। तो इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ते रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और चैनल को यूट्यूब चैनल को जरूर आपको जो टेलीग्राम चैनल उसे ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, या युक्ति IAS टाइप कीजिएगा, चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग युक्ति को जुड़ सकते हैं। साथ में लोगो आप लोगों को दिया था, बारकोड स्कैन कर सकते हैं। और यहाँ पर 10,000 प्रश्नों का आप लोग को मेगा सीरीज चलाया जा रहा है, तो एग्ज़ाम से पहले सारे क्वेश्चनों को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग विजिट कीजिए, वहाँ पर आंसर दीजिए, पोल होता है, तो सही उत्तर दीजिएगा, आप लोग एग्ज़ाम में सिलेक्शन आपका दर बढ़ जाएगा। साथ ही में yuktiis.in आप विजिट कर सकते हैं। हमारा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, थैंक फॉर वाचिंग। हमारा सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए ताकि और भी हम लोग बेहतर तरीके से काम कर सके, और जो लक्ष्य हम लोग आप लोगों के सामने रखे हैं 10,000 सब्सक्राइबर का, तो इसे जल्द से जल्द पूरा करने में हमारा सहयोग करते रहे, ताकि हम और बेहतर तरीके से वर्क कर सके और भी बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने आ सके। तो इसी विश्वास के साथ मैं आज अपना जो करंट अफेयर्स उसे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।